करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर है, अर्थात 2022 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संभवता है लगभग प्रश्न आपके ले लिए गए हैं। हर एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो संभवता है कि 5-6 क्वेश्चन तो नॉर्मल मिलना ही मिलना है, क्योंकि इसमें हमने हर एक टॉपिक लिया है। एग्रीकल्चर का जो अपडेट है वो भी लिया है, जो लॉ अयस्क होते हैं इनका अपडेट आपका है, फल सब्जी जो है ये भी अपडेट आपका है। मतलब बहुत अच्छा करंट अफेयर का ये वीडियो होगा। आपको ध्यान से सुनते जाना है, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा और पूरी तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और पसंद आता है तो आप लोग शेयर भी करिएगा। प्लेलिस्ट में और भी आपकी वीडियो है उनको भी देखते रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। वर्तमान मार्च 2022 में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अर्थात विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों की उपस्थिति है। मतलब आपसे पूछा है द्विसदनीय व्यवस्था, तो आपको 6 राज्यों में कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक। अब जम्मू कश्मीर तो आपका राज्यों के हिसाब से तो हट गया है, इस कारण से आपके कितने हैं? तो आपको 6 लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो भारतीय राज्य है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो भारतीय राज्य है वो आपका गोवा है, ठीक है ना। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला पूछता है तो आपको बिहार बताना है और दूसरा स्थान आपके यूपी का है। तो दोस्तों देखिए 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो भारतीय राज्य है वो आपका गोवा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जो आपका न्यूनतम में वो आपका बिहार आपका फर्स्ट में है और सेकंड आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वहीं पर सर्वाधिक जीडीपी वाला आपका भारतीय राज्य पूछे तो आपको बताना है महाराष्ट्र, ठीक है। सर्वाधिक जीडीपी वाला जो भारतीय राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। सर्वाधिक गरीबी दर वाला पूछे तो आपको बताना है कि सर्वाधिक गरीबी दर वाला भारतीय राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला भारतीय राज्य, मतलब सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो भारतीय राज्य है वो आपका तमिलनाडु है, ठीक है। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक जो आपके कह सकते हैं जो आपके भारत के ही हैं पर्यटक, वो लोगों को आकर्षित करने वाला भारतीय राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। IMP क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा पूरी तरीके से, ठीक है। अगला है कि भारतीयों का सर्वाधिक प्रवास, अर्थात जो भारतीय हैं वो आपके जो प्रवास रहे हैं वो आपके सबसे ज्यादा कहां पर? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में। ये क्वेश्चन हमने लिया है जो 2022 में क्वेश्चन ज्यादा यहां से पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसी कारण से इन चीजों पर फोकस किया रहा है। तो भारतीयों का सर्वाधिक प्रवास जो आपके कहां है? संयुक्त अरब अमीरात में है। अब यहाँ पर देखो दिया भारत में सर्वाधिक प्रवासियों का आगमन जो हुआ है वो आपके बांग्लादेश से हुआ है। कहां से हुआ है? बांग्लादेश से हुआ है। विश्व सर्वाधिक प्रवासी, देखो विश्व में सर्वाधिक प्रवासी कहां रहते हैं? तो आपके अमेरिका में जाते हैं। मतलब देखो भारत के ही नहीं अदर देशों के भी जो आपके प्रवासी हैं वो आपके अमेरिका में सर्वाधिक जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर भारतीयों की बात करें कि भारतीय लोग कहां आते हैं सर्वाधिक आपके कहां पर है? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला है विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी आपके कहां के आपके पाए जाते हैं? तो विश्व के सर्वाधिक प्रवासी जो आपके पाए जाते हैं वो आपके देखिए कहां पर विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी पाए जाते हैं? कहां के? तो आपके भारत के पाए जाते हैं। अमेरिका, USA है ना, मतलब कह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात, मतलब पूरे देशों में देखा जाए तो आपके सबसे ज्यादा आपके भारत के ही जो कह सकते हैं प्रवास करते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका भारत का मत्स्य उत्पादन में वैश्विक स्थान कितना है। भारत में मत्स्य उत्पादन का वैश्विक स्थान विश्व स्तर पर यह आपका दूसरा स्थान है। वो आपका किसका? मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं पर दुग्ध उत्पादन में जो आपका विश्व में स्थान आपका है वो आपका कौन सा है? पहला स्थान है यहाँ से, ठीक है ना। इन सब पॉइंट को नोट करिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पॉइंट दिया गया है कौन सा? यहाँ पर दिया गया है विपणन वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए 22 फसलों के लिए कितना? 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP का बढ़ोतरी करके किसानों को खुशहाली दिया है। ये आपका बजट में आपका दिया गया है, ठीक है, बजट में आपको दिया गया है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन। देखो यहाँ से एक पॉइंट ये बनने वाले हैं जो आपका कह सकते जो चुनाव हुए थे उनके हिसाब से क्वेश्चन दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। वर्तमान मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्य कितने आगे? 100 हैं। क्या होता है कि एग्जाम्स के समय काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप हम आपको एग्जाम के समय अपडेट आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका मार्च 2022 के अनुसार विधान परिषद में कुल कितने आपके 100 सदस्य हैं, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या है? आपके सर्वाधिक हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर सर सीताराम संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। वहीं पर दूसरा पॉइंट है कि चंद्रभाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद के क्या थे? ये प्रथम सभापति थे। तो आपके जीके के भी आपके पॉइंट साथ साथ में हो सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किसे आपका बनाया गया है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है आपके सतीश महाना को बनाया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर पॉइंट आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि इलाहाबाद अर्थात जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला आपका विधानसभा है, याद रखिएगा। जो इलाहाबाद है अर्थात प्रयागराज है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला विधानसभा है। यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें, याद रखिएगा। न्यूनतम से आपसे पूछता है तो न्यूनतम में देखो 2 सीटें आपके श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, इनमें से आपकी अर्थात 2 सीटें आपकी विधानसभा की हैं। चलिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो चुनाव हुए थे इसके परिणाम। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें लेकर यहाँ पर जीती थी, ठीक है ना, जिसमें से 41.3% इसमें मत मिला था। बस यही आपको पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट दिया है कि मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ लिए 52 मंत्रियों की सूची में 5 महिलाओं के नाम शामिल हैं। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपके 52 मंत्री थे उनमें से 5 महिलाएं भी
बार को इसमें से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर मणिपुर में एन वीरेन सिंह को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद हेतु राज्यपाल एल गणेशन ने शपथ दिलाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र समारोह के आयोजन में राष्ट्र का नेतृत्व किया। अब क्या होता है कि एग्जाम में प्रेशर होता है और आपके दिमाग में होता है कौन सा 72 नंबर, लेकिन अब आपको पता है कि जनवरी 2022 को 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन किया गया है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 से 30 जनवरी तक सप्ताह भर का होगा। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि अब ये तय किया गया है कि गणतंत्र दिवस जो समारोह होगा अब प्रत्येक वर्ष कितना होगा, 23 से लेकर आपके 30 जनवरी तक, ये सप्ताह भर तक आपका चलेगा। ठीक है ना। 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी को समाप्त होगा, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दो पॉइंट आपको क्लियर हुए कि 23 से 30 तक चलेगा। 23 को क्योंकि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हुए। अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है 73वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, देखो ये भी पॉइंट बनेगा कितने राज्यों ने, तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया था। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आपकी आधारित है। यहाँ पर ये पॉइंट को नोट करना है। दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान कर्नाटक को, जो कि किसके लिए मिला है, तो पारंपरिक हस्तकला का पालना, याद रखिएगा कि कर्नाटक को पारंपरिक हस्तकला का पालना पर आधारित झांकी के लिए मिला है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था 2022 में ही। यहां पर दिया गया है पोचमपल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। देख सकते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार स्पेन की राजधानी मैड्रिड में प्रदान किया गया है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि स्पेन की जो आपकी है वहां पर एक सांडों की लड़ाई होती है, कहां से सांडों की जो लड़ाई होती है कहां होती है, बुल फाइटिंग स्पेन में होती है। स्पेन की राजधानी भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है मैड्रिड। ठीक है ना। तो 2-3 पॉइंट आपके हुए। यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है, तो आपका पोचमपल्ली है, जो कि आपके तेलंगाना में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए गरीबी सूचकांक को आपसे पूछेगा, जो कि आपका एमपीआई है, अर्थात नीति आयोग के द्वारा एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो आपका है गरीबी में आपका प्रथम है, दूसरा आपका झारखंड है और तीसरा स्थान आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखिए गरीबी में जो आपका है बिहार प्रथम में है, दूसरा झारखंड है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपका सबसे ज्यादा गरीब है वो कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप सबसे ज्यादा गरीब है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो कुपोषण के शिकार आपके सबसे ज्यादा है वो आपके बिहार की जनसंख्या में ज्यादा मिलता है, उसके बाद आपका झारखंड, फिर आपका एमपी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केरल का कोट्टयम देश का एकमात्र जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार संपूर्ण देश में शून्य गरीबी दर्ज किया है। अर्थात यहाँ पर एक भी गरीबी नहीं है। कहां पर आपके केरल का जो कोट्टयम है, यह देश का एकमात्र जिला है। याद रखिए जिले के नाम याद रखिए, कोट्टयम ये जिला कहां का है, तो आपका केरल का है। यहाँ पर शून्य गरीबी दर्ज की गई है। दूसरा यहाँ पर है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों के यहाँ पर लिया गया था, जिसमें से भारत की जो रैंक है वो आपकी 66वीं रैंक है। ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की आपकी कह सकते हैं रैंक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश के शीर्ष बहुआयामी गरीबी वाले जिलों में श्रावस्ती को प्रथम स्थान है, था जो सर्वाधिक गरीब है वो आपका श्रावस्ती है। दूसरा स्थान आपके बहराइच आपका है और बलरामपुर आप इसमें आता है तीसरा स्थान। खीरी आपका है चतुर्थ स्थान और गोंडा को पंचम स्थान इसमें से प्राप्त हुआ है गरीबी सूचकांक में, याद रखिए उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताना है सूरत। क्या बताना है, आपको सूरत बताना है, याद रखिए सूरत आपका है। और याद रखिएगा कि सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। एक लक्ष्य रखा गया है कि जो सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन है इसका निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बहुत आईएमपी क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा सभी लोग, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आवासीय तरीके से उद्घाटन किया है। याद रखिएगा कि पुदुचेरी, ठीक है ना, क्योंकि गोवा मत लगाइएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर आपके पुदुचेरी में हुआ है, यह आपके 12 जनवरी 2022 को हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा भी है उसका भी पूरा रिवीजन आज यहाँ पर इस क्लास में हो जाना है। पहला सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा जो बना है वो कौन सा है, तो आपका कोचीन एयरपोर्ट है। नोट कर लीजिएगा कि विश्व का पहला सौर ऊर्जा चलित आपका हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपका कोचीन एयरपोर्ट है। कौन है, कोचीन एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आते हैं, दूसरा पॉइंट आपको दिया है संसद टीवी का शुभारंभ। क्या, संसद टीवी का शुभारंभ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष
ये 15 दिसंबर 2021 को संसद टीवी का शुभारंभ किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी का शुभारंभ किया, 2021 यहां पर लिखा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रवि कपूर को संसद टीवी का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, रवि कपूर को संसद टीवी का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से सुनते जाइए, पूरा आपका रिवीजन होगा। चिनाव नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो आपका है कहां पर है, तो आपकी चिनाव नदी पर है। चिनाव नदी याद रखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। और ये किसमें आप है, तो आपकी चिनाव नदी पर आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां पर देख सकते हैं कि यह पुल जो आपका लंबा है, आपका 1315 मीटर आपका लंबा पुल आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कह रहा है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है ना, ये 127वें संविधान संशोधन विधेयक को अगस्त 2021 में राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की। संसद ने इसे 105वें संविधान संशोधन के रूप में अधिसूचित किया है। और ये जो आपका है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये है क्या, तो यह संविधान संशोधन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी सूची बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या, ओबीसी सूची बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये आपका 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 यहां पर देख सकते हैं अध्यक्षता में किसकी, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान किया है। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी नई शिक्षा नीति है, ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। क्या, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में ली जगह थी, उसकी जगह इसने बना लिया है, जो आपकी इस साल की मतलब ये पहली शिक्षा नीति है। ये जगह लिया है 34 साल पुरानी किसकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लिया है। अब यहां पर देखो एक पॉइंट आपसे देखा जा सकता है कि आपको किस प्रकार से पाठ्यक्रम होगा, तो पाठ्यक्रम होगा यहां पर 10+2 ढांचे की जगह इस प्रकार से आपको होगा क्या, 5+3+3+4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में क्वेश्चन बनेगा 3+2+ ऐसे बनेगा, तो आपको याद रखना है 5+3+3+4 का है, ये नया पाठ्यक्रम आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है अटल टनल। देखिए यहां पर देख सकते हैं अटल टनल का उद्घाटन हुआ है, और ये किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग ये अटल टनल का उद्घाटन किया है। इसके बन जाने से जो लेह और मनाली है, इसके बीच जो यात्रा का समय लगता था 4-5 घंटा, वो कम हो गया है, याद रखिएगा। इससे लेह और मनाली के बीच की दूरी लगभग आपका 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। कितनी, 46 किलोमीटर आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अटल टनल मोदी जी ने उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि लाल किले में आपको किया जाता है। यहां पर जो आपका थीम रहा है वो आपका था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ये आपका रहा है। इससे हो सकता है क्वेश्चन ना मिले, लेकिन दूसरा पॉइंट यहां से जरूर बनेगा कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत को आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाने से पहले वर्ष 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा किया है। अर्थात इस अवसर पर इन्होंने क्या किया है कि 2047 तक जो ऊर्जा है उसमें आत्मनिर्भर बना जा सकता है, ये घोषणा किया है आपके किसने, मोदी जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था, इसके अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आपके कौन थे, तो याद रखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे आपके 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में जिन लोगों ने भाग लिया था, अर्थात प्रतिभाग करने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को इनमें से आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन पूछेगा कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो आपको डायरेक्ट बताना है नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और कोई, चलिए अगला यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है ब्रिक्स जो आपका है, ब्रिक्स में आपके हैं कौन, तो ब्रिक्स एक 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसमें से आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। तो आपको ये भी याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हमने बता दिया है कि सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार फोर्ब्स की जो पत्रिका है उसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बना लिया है। क्वेश्चन पूछेगा कि वे यहाँ पर भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन सी है, तो निर्मला सीतारमण। याद रखिए कि 100 जो लिस्ट थी उसमें से निर्मला सीतारमण का भी यहाँ पर स्थान इसमें आया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है हथियारों के आयात निर्यात पर सिप्री रिपोर्ट 2021। देखिए जो हथियारों का आयात होता है, निर्यात होता है, ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है सिप्री के द्वारा किया जाता है, सिप्री के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक परिदृश्य पर भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश हो गया है। मतलब जो आपका भारत है ये हथियारों का सबसे ज्यादा आयात है, अर्थात ये क्या करता है, खरीद करता है। ठीक है, इसके पश्चात जो आपका सऊदी अरब है सेकंड नंबर में आयात करता है, मिस्र आपका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथा और चीन जो आपका है 5वें नंबर में आयात करता है, याद रखिए। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार
निर्यातक देश, मतलब जहां से निर्यात किया जाता है। तो निर्यात जो आपका कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज्यादा निर्यात होता है किसका, तो आपके हथियारों का। इसके पश्चात आपका रूस निर्यात करता है, फिर फ्रांस, फिर चीन। चीन आपका देखिए चौथे नंबर में है और जर्मनी पांचवें नंबर में निर्यात करता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा निर्यात करता है। आयात सबसे ज्यादा कौन करता है, तो भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। देखिए पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो भारत को नामित किया गया है। देखिए भारत को नामित किया गया है। अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये क्या है, तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया है। अब एग्जाम में जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप लोग यहां पर कह सकते हैं नर्मदा नदी वाला पुल को लगा दोगे, लेकिन आपको लगाना है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो कि 5 फरवरी 2022 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया है। और यह देख सकते हैं कि 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति जो आपके कौन थे, संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है किसके स्मृति में, तो आपके श्री रामानुजाचार्य, क्योंकि इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है 216 मीटर आपकी याद रखिए, ये भी आपको याद रखना 216 मीटर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आपका दिया दुर्गा पूजा। देख सकते हैं कि मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये दुर्गा पूजा आपकी कहां होती है, आप लोग जानते होंगे कि आपके कोलकाता में दुर्गा पूजा अर्थात पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा मनाई जाती है। तो 16वें सत्र में कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है एटा में 1500 वर्ष पुराना गुप्तकालीन मंदिर अवशेष मिले हैं। कहां पर मिले हैं, क्वेश्चन बनेगा कि 15 उत्तर प्रदेश के किस जगह 1500 वर्ष पुराना गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो भैया कहां मिले हैं, आपके एटा में मिले हैं। कहां पर, एटा में मिले हैं। तो देखो एटा के अलीगंज क्षेत्र के पास एक जगह पड़ती है बिलसड़ गांव। ठीक है बिलसड़ गांव है, यहां पर संरक्षित स्थल आपके हैं और इसके अनुसार गुप्तकालीन के एक मंदिर की सीढ़ियां और 2 खंभे मिले हैं, जिसमें चौथी सीढ़ी सबसे बड़ी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इनमें जो सीढ़ी मिले सबसे बड़ी कौन सी है, तो चौथी सीढ़ी जो आपकी है वो सबसे बड़ी है। कहां पर, एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र के पास है, बिलसड़ गांव है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थल, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल जो आपके हैं वो आपके कौन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में होते हैं 3 प्रकार के यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है 3 प्रकार के शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट दिया गया है, चीन के फुजुआको में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को 39वें को संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो भारत में जो आपका है 39वें नंबर का ये है आपका कौन सा, आपकी तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को इस सूची में आपको शामिल किया गया। कि भारतीय स्थल पूछे कि आपके भारतीय स्थल कितने हैं, तो 44 संख्या हो गई है, याद रखिएगा। इनकी जो संख्या है वो आपकी 44 हो गई है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि विश्व में कितने हैं, तो आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थलों की जो कुल संख्या हो गई है वो 1154 हो गई है, जिसमें से 897 सांस्कृतिक स्थल है, 218 प्राकृतिक स्थल है और 39 जो आपके मिश्रित आपके हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 167 देशों की सूची में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है, तो सर्वाधिक स्थल आपकी इटली है 58। ठीक है इस मामले में दूसरी स्थान आपका चीन आता है जहाँ पर 56 है, आगे ये सूची में आपके शामिल है। तो ये भी पॉइंट आपसे पढ़ लेना है। अगला आते हैं, यहाँ पर देखो पॉइंट आपसे दिया गया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी है ना 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल किया था। जो हिंदी की होगी और संस्कृत की जो पुस्तक होगी उसमें गीता का जो सार होता है वो यहाँ पर उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा करने वाला ये हिमाचल प्रदेश आपका बना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान अर्थात जो रिपोर्ट है 2021-22, तो 2021-22 के अनुसार आप देख सकते हैं रिपोर्ट एग्रीकल्चर की है। इसमें से 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कितना, तो 316.06 मिलियन टन का रिकॉर्ड अर्थात खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन बनेगा, भारतीय रिजर्व के बैंक ने 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आपके 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी का विकास दर रखा है वो कितना 7.8 है। कौन, ये भारतीय रिजर्व बैंक की है। वहीं पर आप देख सकते हैं चालू वित्त वर्ष के लिए जो आरबीआई है, तो आरबीआई ने अनुमान जो लगाया है जीडीपी की वृद्धि का वो 9.2 लगाया है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो भारतीय रिजर्व बैंक आपका दिया है तो भारतीय रिजर्व बैंक का 7.8 है, वहीं पर आरबीआई का कितना है 9.2 है। तो दोनों को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आपको किसे शामिल किया है। बताइए भाई सबसे अमीर है कौन, सबसे अमीर जो आपका है इनमें से कौन है। तो सबसे अमीर इनमें से कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे अमीर है एलन मास्क हैं। ठीक है ना, जो कि आपके टेस्ला कंपनी आपने सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की इसके मालिक हैं। तो यहाँ पर एलन मास्क आपके नंबर 1 में है। ठीक है नंबर 2 में है बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली, ठीक है जो कि फ्रांस के हैं। और जेफ बेजोस जो आपके नंबर 1 में रहते थे वो तीसरे पायदान पे आ चुके हैं आपके जेफ बेजोस है ना, इसके पहले जो आपके नंबर 1 में थे। और वहीं पर जो हमेशा रहा करते थे बिल गेट्स, तो भाई बिल गेट्स जो आपके वो चौथी स्थान पर आपके आ गए हैं। तो बस आपको याद रखना है एलन मास्क आपके सबसे अमीर व्यक्ति इसमें से आपके
आपके हो चुके हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं का जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है अर्थात जो आपका एमएसपी है वो कितना रहेगा 2022-23 के लिए, जो खरीद होगी वो कितना होगा। तो याद रखिए 2015 क्या 2015 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद होगी। ये आपके एमएसपी की है, गेहूं की है, ठीक है ना। वहीं पर देख सकते हैं कि जो आपका जौ होगा, जौ आपका 1635 है। चना पूछा जा सकता है तो चना आपका है 5230 रुपए, ये 2022-23 के लिए खरीद है प्रति क्विंटल, ठीक है ना। दाल जो मसूर की दाल है वो आपकी 55 रुपए है, तो ये आपकी एमएसपी है जिससे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं जो आपकी अक्षय ऊर्जा है ये 25 मार्च 2022 तक का ये अपडेट है, याद रखिएगा। जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होती है कैसे, तो देखिए सौर ऊर्जा आपकी है, कौन सी है, सौर ऊर्जा जो आपकी है वो आपकी सबसे ज्यादा आपकी है, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा आपका सेकंड नंबर है, जल विद्युत एवं बायोमास जो आपका है तीसरे नंबर में है, तो यहाँ पर पहला स्थान आपका सौर ऊर्जा का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 देखिएगा जो आपका बजट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन सा है, तो संविधान के अनुच्छेद 212 केंद्रीय बजट 2022-23 जो आपका संविधान का एक आर्टिकल है 112 में, उसमें से जो आपका केंद्रीय बजट होता है वो एक चालू वित्त वर्ष के अनुसार आपका लागू होता है। तो चालू वर्ष के लिए अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। बजट जो आपका है 112 में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे मिलेगा कि जो आपका राजस्व घाटा रहना है 2022-23 में अनुमान लगाया गया है कितना है, तो 2022-23 में राजस्व घाटा 3.8% रहने का अनुमान है। वहीं पर जो आपका प्राथमिक घाटा है वो कितना है, तो आपका 2.8% आपका रहने का अनुमान है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि वैश्विक फसल उत्पादन में अग्रणी देश। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दलहन उत्पादन में सबसे नंबर 1 में विश्व में कौन सा स्थान है, किसका है, तो भारत दलहन उत्पादन में पहला स्थान रखता है, याद रखिएगा। वहीं पर देख सकते हैं कि जूट उत्पादन में भी क्या है, पहला स्थान आपका भारत का है, ठीक है ना। केला उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, तो आपका भारत का ही है, ठीक है ना। तो दलहन केला में पहला स्थान किसका है, तो आपके भारत का, याद रखिएगा। और केला उत्पादन में अगर पूछे तो दूसरा स्थान चीन का है और जूट उत्पादन में पूछे तो आपका बांग्लादेश। तो हो सकता है जूट पूछ ले, जूट में आपका पहला स्थान भारत है, सेकंड स्थान आपका बांग्लादेश है। केला में आपका देखिए भारत जो आपका पहला स्थान और चीन आपका दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए अगला है टमाटर। देखिए टमाटर हो गया, आलू, चावल, चाय, प्याज, देखिए इतने में जो आपका है इसमें से चीन आपका सबसे आगे है। टमाटर में भी चीन नंबर 1 में है ना। और आलू में आपका नंबर 1 में, चावल, चाय, प्याज, कपास में चीन जो आपका नंबर 1 में है और सेकंड नंबर में जो आपका है कौन सा है, भारत है, ठीक है। भारत यहाँ पर गेहूं में भी क्या है, चीन आपका फर्स्ट है, भारत आपका सेकंड है। तंबाकू में चीन आपका फर्स्ट है, भारत सेकंड है, ठीक है। अब नारियल में क्वेश्चन बन सकता है, तो नारियल में इंडोनेशिया, देखिए भाई इंडोनेशिया जो आपका है पहले स्थान पर है इंडोनेशिया, सेकंड में है फिलीपींस और तीसरे नंबर आपका आता है भारत का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नारियल का अपडेट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, देखिए केसर में जो आपका है, तो केसर में आपका कौन सा है, ईरान है। काफी में आपका ब्राजील जो कि आपको हमेशा रहता है। मक्का पूछे तो आपका मक्का जो आपका अमेरिका है। मक्का में कौन है, अमेरिका, जिसमें हमने हाईलाइट कर दिया है उसे आप पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पर देखिए फसलों के 3 शीर्ष उत्पादक राज्य। अब यहाँ पर जो फसल है राज्य में यहाँ पर देखना है उत्पादक राज्य। जैसे कुल सब्जी में पूछा जाए कि उत्तर भारत में कौन सा राज्य जो सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है, वो भी कुल सब्जी उत्पादन में, तो कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और सेकंड स्थान आपका पश्चिम बंगाल का। देखो ऐसा अपडेट हम एग्जाम के समय कराते हैं ताकि आपको याद रहे। वैसे भी हमने बता दिया है कि हम आपको कोई भी तैयारी काफी समय से पहले से कराते हैं, लेकिन एग्जाम के समय हम आपको वो अपडेट देते हैं जो आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। और इसे 2 बार देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान और सेकंड आपका पश्चिम बंगाल में है। आम में पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश क्या है, पहला स्थान है और सेकंड स्थान आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अमरूद में आपका उत्तर प्रदेश है। आलू में कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश आलू में है और पश्चिम बंगाल जो आपका सेकंड में है। तो आलू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आलू उत्तर प्रदेश प्रथम है और सेकंड कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। केला में पूछे तो आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश जो आपका केला में प्रथम स्थान है और गुजरात जो आपका है सेकंड स्थान है। सेब में तो आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर और सेकंड आपका हिमाचल प्रदेश। नारियल पूछा जाता है कि जो आपका भारत में कौन सा राज्य जो नारियल उत्पादन में, तो भाई केरल, जो केरल है, क्योंकि केरल और कर्नाटक में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए नारियल में केरल आपका फर्स्ट है और कर्नाटक आपका सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है। अंगूर में महाराष्ट्र है, याद रखिए अंगूर में महाराष्ट्र और प्याज में महाराष्ट्र, ठीक है। अंगूर में महाराष्ट्र और जो प्याज है इसमें से आपका महाराष्ट्र जो आपका है वो आपके फर्स्ट स्थान पर है। और यहाँ पर कुल फल के हिसाब से पूछे, कुल फल के हिसाब से पूछे तो आंध्र प्रदेश जो आपका पहला स्थान आपका है। आप लोग उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा, कुल फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश आपका आता है और सेकंड आपका कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान आपका किसका है, तो आपका यूपी का है। ये अपडेट करंट अफेयर आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं प्रमुख फसलों के 3 शीर्ष उत्पादक देश। अब यहाँ पर जो फसल है उनके देश पूछा गया है, जैसे अमरूद और आम हो गया, तो अमरूद और आम ये आपके भारत में पहला स्थान है, सेकंड स्थान आपका चीन का है, ठीक है। वहीं पर केला के मामले में देखा जाए तो भारत पहला स्थान है, सेकंड नंबर में आपका चीन है। पपीता में भी आपका भारत पहला है लेकिन सेकंड स्थान में कौन सा है, तो आपका ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। अगला है सब्जी, तो सब्जी उत्पादन में देखिए चीन नंबर 1 में है,
सब्जी उत्पादन में जो आपका चीन है वो आपका नंबर 1 में है और सेकंड नंबर में आपका भारत है, ठीक है ना। प्याज में आपका चीन फर्स्ट है, भारत सेकंड है। आलू में चीन फर्स्ट है और भारत जो आपका भारत है सेकंड है। टमाटर में चीन फर्स्ट है और भारत जो आपका है सेकंड है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, भारत में खनिज उत्पादक भंडार। यहां से क्वेश्चन देखो पूछेगा कि खनिज उत्पादन से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है ना। बॉक्साइट जो आपका है, बॉक्साइट उत्पादन जो होता है वो आपका अग्रणी उत्पादन है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। भंडार में देखा जाए जो भंडार भी है वो आपके उड़ीसा में आपका भंडार भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखिए उत्पादन और भंडार में आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। उत्पादन मतलब हो गया जैसे आप लगातार कोई चीज निकाली जा रही है, बेची जा रही है, उत्पादन उसका हो रहा है। लेकिन भंडार क्या होता है? उसके इकट्ठा कर लिया जाए, है ना, इकट्ठा कर लिया जाए, या उसके पास उतना स्टॉक है तो स्टॉक भी आपको उड़ीसा के पास है और आपका उत्पादन भी आपका उड़ीसा ही करता है। कोयला देखो अपडेट पूछा जा सकता है, तो कोयला में जो आपका नंबर 1 में है वो आपका छत्तीसगढ़ आपका है, नंबर 1 में छत्तीसगढ़ है, सेकंड में आपका उड़ीसा है और मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का स्थान भी आपका है, तो आपकी कोयला में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का भी आता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भंडार में, तो भंडार में आपका झारखंड जो आपका देखो झारखंड भंडार वो लगभग एक जैसा लग रहा है, तो कोयला हो गया, है ना। अगला यहाँ पर तांबा में, तो तांबा में देखिए मध्य प्रदेश आपका क्या है, पहला स्थान आपका है ना। और यहाँ पर अब्रक तो आपका आंध्र प्रदेश आपका अब्रक में आपका है। हीरा तो आप लोग जानते हैं कि हीरा मध्य प्रदेश में आपका है, तो हीरा में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। स्वर्ण धातु, देखिए स्वर्ण की कोई भी धातु होती है तो कर्नाटक पहला स्थान है, और भंडार भी कहां पर है? तो आपके कर्नाटक में ही आपका भंडार भी है। चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी जो आपकी है ये राजस्थान में है ना, और भंडार भी कहां पर है? राजस्थान में ही पहला स्थान आपका है। आगे यहाँ पर देखिए जो आपका ग्रेफाइट है वो आपकी उड़ीसा में है। कच्चा तेल में पहला स्थान आप तटीय क्षेत्र आते हैं, जो समुद्र की तटीय से लगे हुए जितने भी आपके हैं वो आपका एरिया में पहला स्थान होता है, और दूसरा स्थान आपका राजस्थान का है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है, कोलार की खाने हैं वहां पर। चलिए प्राकृतिक गैस में भी आपका होगा। अगला आते हैं यहाँ पर विश्व में खनिज उत्पादन, विश्व में खनिज उत्पादन। बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट जो आपका विश्व में है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है। कोयला में आपका देखिए कोयला उत्पादन में तो आपका जो चाइना है वो फर्स्ट स्थान है, भारत जो आपका है दूसरा स्थान है, अमेरिका तीसरा स्थान है। तो कोयला उत्पादन में पहला जो आपका है भाई चीन है, सेकंड आपका कौन है? भारत है, और तीसरा क्या है? अमेरिका है। लौह अयस्क में आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है। और अब्रक के मामले में जो आपका चीन है वो आपका फर्स्ट में है। अब्रक में जो आपका चीन है वो क्या है? फर्स्ट है। और तांबा में विश्व में प्रथम स्थान आपका चिली का है। किसका है? चिली का प्रथम स्थान है। और अगला हीरा, तो हीरा जो आपका पाया जाता है विश्व में रूस में सबसे ज्यादा। कहां पर है? नंबर 1 जो आपका है हीरा वो आपके रूस में है। अगर आपके भारत में पूछे तो आपको एमपी हमने बताया है, लेकिन विश्व में पूछे तो आपको रूस बताना है, और भंडार भी कहां पर है? तो आपके रूस में है। लेकिन अगर बात करते हैं स्वर्ण में, तो स्वर्ण में नंबर 1 आपका कौन है? चाइना है, दूसरा में आपका ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा स्थान आपका रूस है, ठीक है। चांदी में विश्व में पूछे तो आपको मैक्सिको बताना है, भंडार में तो पेरू है ही है, और दूसरा स्थान आपका पेरू है, फिर तीसरा स्थान आपका चीन है। तो आपकी चांदी में तीसरा स्थान किसका है? चीन है, ठीक है। कच्चा तेल आपको याद रखना है, कच्चा तेल में अमेरिका प्रथम स्थान है। कच्चा तेल में जो आपका प्रथम स्थान है वो आपके अमेरिका का है। प्राकृतिक गैस में भी पूछे तो आपको अमेरिका ही बताना है, याद रखिएगा। अब ये प्राकृतिक गैस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में अमेरिका पहला स्थान, रूस सेकंड स्थान, और तीसरा कौन है आपका? ईरान है, ईरान तीसरा स्थान है। क्योंकि अभी जो आपका कह सकते हैं युद्ध हुआ था यूक्रेन वाला, तो उसकी वजह से गैस पाइपलाइन में गैस में जो काफी समस्या आ रही थी, तो वो आपको हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका पहला, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका ईरान हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे यहाँ पर आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क आपकी कौन सी है? देखिए भाई विश्व की सबसे ऊंची जो आपकी सड़क है वो आपकी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है वो देखिए कहां पर आपके है? तो पूर्वी लद्दाख में एक जगह पड़ता है उमलिंगला। क्या है? उमलिंगला एक दर्रा है, उस दर्रे के पास ये कह सकते हैं काफी ऊंचाई पर ये मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण करके विश्व में एक नया इसमें मोटर यान चलाया जाता है। याद रखिए मोटर यान चलाया जा सकता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क पूरे पूर्वी लद्दाख में एक दर्रा है आपका उमलिंगला दर्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। अब आपको पता है ये तो हाईलाइट है और हाहाकार मच भी रहा है। देखते देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। अब यहां पर देख सकते हैं कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, किसने? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शोध अधिनियम 2021 को अधिनियमित किया है, संशोधन किया है, 2016 वाले को संशोधन किया है। अब इसमें कहा क्या गया है? तो कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पॉलीस्टीरीन और एक्सटेपेंडेंट प्लास्टीरीन सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादक, आयात और स्टॉक, है ना, वितरण, विक्री और उपभोग पर प्रतिबंध रहेगा। वर्तमान में देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन हो गया है। अर्थात यहाँ पर देश में अगर 50 माइक्रोन से कम का पॉलीथीन बैग है तो भी उसको आप बैन किया गया है। अब आपके दिमाग में आता है कि भैया अगर पॉलीथीन बंद कर दिया जाएगा तो भैया कैसे काम चलेगा? मट्ठा कहाँ से आएगा? दूध कहाँ से आएगा? और भी काफी चीजें होती हैं जो पॉलीथीन में ही आते हैं, कागज में हर चीज तो नहीं आ सकती है। लेकिन आपको देखा होगा कि जो दूध वाली पैकेट होती है उसको जो कबाड़ी होते हैं उठा लेते हैं, दूध के मट्ठे वाली पैकेट होती है उसको उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बेचा जा सकता है। तो भाई ऐसी चीजें जो आपको बेची जा सकती हैं उसको वो लोग बैन नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज पर बैन नहीं होगा। तो यहां पर दे भी दिया गया है कि इससे कम की जो आपकी उस पर बैन होगा, सब पर नहीं होगा। ठीक है ना भाई? क्लियर है ना? पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं। अगला पॉइंट आता है भारत में रामसर साइट। क्या भारत में रामसर साइट है? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि भारत में रामसर साइट जो आपकी है वो आपकी कितनी हो चुकी है।
हैं कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, रामसर साइट दिवस मनाया जाता है। और 2022 में इस दिवस की जो थीम रही है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की 49 रामसर साइट हैं वर्तमान में। 20 मई 2022 की अपडेट के अनुसार 20 मई 2022 के अपडेट के अनुसार 49 रामसर साइट आपकी हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहली जो आपकी थी चिल्का झील थी, तो पूछ सकता है चिल्का झील कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा में है। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कि केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है आपके भरतपुर जो कि राजस्थान में है। सामर झील आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर आते हैं जो आपका 46 नंबर की है भिंडवास की वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है। भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर, हरियाणा में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि आपकी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य आपकी उत्तर प्रदेश में जो कि 2022 में आपका है। और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य आपके गुजरात में है जो कि अभी हाल ही में बना है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये रामसर साइट में आपका शामिल किया गया है 2022 में। तो 49वें नंबर, 48 नंबर, 47 नंबर ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। पॉइंट आपका नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार में आपको शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया सेरा को, है ना, जो कि फिलीपींस की हैं। और डिमिट्री आंद्रे मुरातो, ऐसे याद रखिएगा, मुरातो, ये शांति के लिए इनको दिया गया है। साहित्य याद कर लीजिए और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब्दुल रज्जाक गुन्नार, ठीक है, कौन है, साहित्य के लिए दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुन्नार को, जो कि तंजानिया के हैं। और इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा किसका, आप लोग पढ़िए केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको किसको दिया गया है, तो भाई रसायन में दिया गया बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और डेविड मैकमिलन ये आपके यूके के हैं। तो इनमें से आपको इनको याद रख लेना है, ठीक है। आगे आते हैं पद्म अलंकरण 2022 में जो पद्म आपके सम्मान दिए गए हैं। तो देखो ये पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपके होते हैं, जो कि 3 श्रेणियों में आपका होता है। इन 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आपके शामिल होते हैं, ठीक है ना। काफी क्षेत्रों में आपके दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा जो की गई वो कब की गई, तो इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपकी की जाती है, ठीक है ना। 2022 में देखिए, 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी है। कितने, 128, ठीक है ना। इन जिनमें से 2 जोड़ी पुरस्कार की जोड़ी को दिए गए पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार में की जाती है। अगर 2 को किया गया है तो उसको एक ही माना जाएगा। और इस सूची में 4 देखो क्या दिया गया है, देखो 128 तो कुल है, जिनमें से 4 जो आपके हैं, 4 वो आपके पद्म विभूषण है। अब ऐसे विभूषण आपको याद रखिए 4 और 4 यहाँ पर वर्ण भी आपको दिए गए, तो ऐसे याद रख सकता है ना भाई, ऐसे याद हो सकते हैं कि 4 यहाँ पर दिया है और 4 विभूषण है, तो पद्म विभूषण आपको 4, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है ना। फिर आपका 17 दिया गया है पद्म भूषण और 107 दिया गया पद्मश्री, है ना। बोलते हैं श्री 107 पद्मश्री, ऐसे याद रखिएगा, श्री पद्मश्री 107, है ना। तो 107 पद्मश्री है, 4 आपके विभूषण है और 17 आपके क्या है, आपके भूषण है। तो ये आपको दिया गया है, जिसमें से 10 व्यक्ति विदेशी को भी इसमें अंतर्गत आपके हैं। याद रखिएगा कि 10 व्यक्ति इसमें क्या है, आपके विदेशी हैं। और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है 79 का जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 है, तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म की ड्रामा को दिया गया है, ठीक है। कौन सी, सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा को 79 का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। अभिनेता जो आपके हैं विल स्मिथ है और जो अभिनेत्री हैं वो आपके निकोल किडमैन है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो 94 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो इसका आयोजन लॉस एंजल्स में अमेरिका में किया गया है। फिल्म जो आपकी कोड़ा, ठीक है, 94 नंबर की जो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है कोड़ा को दिया गया है। निर्देशक हैं आपके सियान हेडर हैं। अभिनेता जो आपके विल स्मिथ हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, जो 24वें नंबर का शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 है, तो इसमें से इस खेल का आयोजन 4 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 को चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था। कहां पर किया गया था, चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था। क्लियर भाई। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे एक पॉइंट आप यहाँ पर मिलेगा कि शीतकालीन ओलंपिक के खेल इस संस्करण में भारत ने कोई पदक नहीं जीत पाए हैं, है ना। मतलब शीतकालीन ओलंपिक में भारत को कोई भी पदक आपको नहीं मिला है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है 24वें में जो पदक तालिका है, तो इसमें से नॉर्वे जो आपका है ये पहले स्थान में है। शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है, जिसमें से 16 क्या है, स्वर्ण पदक आपके रहे हैं, ठीक है। चीन को तीसरा स्थान है, तो पहला स्थान आपको नॉर्वे को है, तीसरा स्थान किसका है, आपकी चीन को है। चलिए आगे आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा कुछ आपके यहाँ पर खेल हैं जिनका विजेता भारत रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 14वां अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022, जिसमें आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज में और विजेता बना है भारत, जो कि 5वीं बार विजेता बनी है। वो विजेता आपका इंग्लैंड रही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 14वां अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो विजेता रही है वो आपका भारत रहा है, जो कि 5वीं बार बना है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं थॉमस कप 2022। थॉमस कप 2022 में भारत जो आपका है वो पहला स्थान रहा है, वो विजेता टीम आपकी रही है इंडोनेशिया रही है, ठीक है। थॉमस कप में कौन, भारत। अगला यहाँ पर दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22, जो कि आयोजन स्थल आपके पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया है। कहां पर, पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया है। 4 नए खेल भी शामिल किए गए हैं। याद रखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। केरल का कलरी पैट्टू, पंजाब का गटका, मणिपुर का मार्शल आर्ट थंगता
और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का मलखंभ। ये 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 4 खेल, कितने 4 खेल शामिल किए गए हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है इंडिया ओपन 2022 जो कि बैडमिंटन है। इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन जो कि भारत के रहे हैं, इन्होंने जीत हासिल किया है। और पुरुष एकल विजेता जो आपके रहे हैं वो आपके लोह किन यू जो कि सिंगापुर के हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दिया गया है ओडिशा ओपन 2022। ओडिशा ओपन 2022 जो कि बैडमिंटन है, इसमें पुरुष एकल विजेता किरण जार जो कि भारत के हैं, ये इसमें से क्या बने हैं, आपके विजेता रहे हैं। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके दिवस हैं, इनको नोट कर लेना है। 26 सितंबर को क्या मनाते हैं भाई, एक 16 सितंबर वाला याद रखिएगा जो ओजोन दिवस होता है ना। 16 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस होता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन पर फोकस किया जा रहा है तो हो सकता है कि पर्यटन से क्वेश्चन बन सकता है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर देख सकते हैं विश्व हाथी दिवस। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाता है और 12 अगस्त को भी विश्व युवा दिवस भी आपका होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर खेल दिवस, तो आपके 29 दिवस को खेल दिवस। जनसंख्या दिवस IMP है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और अगला यहाँ पर दिया 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, क्योंकि काफी जो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से भी बन सकता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो आपकी 20 जून को। 21 जून आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। और अगला है 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपके 3 मई को और 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। कुछ यहाँ पर पुस्तकें हैं जिनको यहाँ पर नोट कर लेना है। यहाँ पर देखो लेखक का नाम है रंजन गोगोई की पुस्तक है जिसका नाम है जस्टिस फॉर द जज, है ना, जस्टिस फॉर द जज, जो कि इनकी क्या है, आत्मकथा है, किसकी, रंजन गोगोई की है। अगला यहाँ पर देखो पुलेला गोपीचंद का नाम आपने सुना होगा, है ना। यहाँ पर इनकी जो आपकी बुक है द वर्ड विनीथ हिज फीट, ये द वर्ड विनीथ हिज फीट, ये आपकी पुलेला गोपीचंद की है। ठीक है, अगला यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट आपको दिया है दीपक चटर्जी की जो पुस्तक है द मिलेनियल योगी आ मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये इनकी बुक आपकी है। वहीं पर आपका देखो दिया गया है सागरिका घोष की जो आपकी बुक है वो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी है। याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक है किसकी, तो सागरिका घोष की है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है अमिताभ चौधरी की बुक है अर्थात द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी। ठीक है, सॉरी अर्थात, केवल यहाँ पर याद रखिएगा अमिताभ चौधरी की अर्थात, ये मात्र बुक है, नाम है अर्थात है। ठीक है ना। संजू वर्मा है द मोदी गैम्बिट है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए शांतनु गुप्ता की बुक है द मोंक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश। ठीक है, शांतनु गुप्ता उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। और आगे यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं कि वान की मुन जो कि इनकी पुस्तक है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, और अगला यहाँ पर देखो दिया किरण बेदी की पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, अच्छा है। अगला है चिदानंद राजघट्टा कमला हैरिस। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है आपका अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है, अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। और अगला यहाँ पर है डॉक्टर शरद पगारे की पुस्तक है पाटिलपुत्र की सामग्री, वेरी IMP क्वेश्चन आपका है। डॉक्टर शरद पगारे की पुस्तक का नाम है पाटिलपुत्र की सामग्री। ठीक है, एक मोदी जी की भी पढ़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो आपकी पुस्तक है वो आपके एग्जाम वॉरियर्स, क्या है भाई, मोदी जी की पुस्तक का नाम बताइए, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है ना। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ सूचकांक बचे हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो कि आपके सम्मिलित देश 195 रहे हैं और इसमें से पहला स्थान जो आपका अमेरिका का है और भारत का स्थान जो आपका 66 है। इसको इस प्रकार से नोट भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। याद रखिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान आपका अमेरिका का है और भारत के स्थान जो आपका 66 है। कितना है, 66 है। अगला आते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका शीर्ष स्थान है वो आपका नॉर्वे का है। किसका है भाई, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे का पहला स्थान है। वहीं पर अगर आपसे पूछे भारत को स्थान कौन मिला है तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 150वां स्थान है। ये 2022 की अपडेट आपकी है। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। देखिए भाई सबसे ज्यादा खुशहाल आपके हैं कौन, तो सबसे ज्यादा खुशहाल जो आपके हैं भाई फिनलैंड सबसे खुशहाल है और वहीं पर आपका सबसे निम्नतम आपका अफगानिस्तान है, क्योंकि आतंकवाद में नंबर 1 में है कौन, अफगानिस्तान जो आतंकवाद में नंबर 1 है, इसलिए है भाई ये विश्व में खुशहाली में नहीं शामिल है, सबसे निम्नतम है। वहीं पर भारत का जो स्थान है 136 है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 136वां स्थान किसका है, तो आपकी किसका है भाई, तो आपके भारत का है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका का ही रहता है और वहीं पर देख सकते हैं कि जो आपका भारत के स्थान है वो आपका 43वां हो गया है। कितना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत के स्थान है आपका 43वां और 2021 में कितना था, तो आपका 40वां था। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हेनले पासपोर्ट, देखिए यहाँ पर जो पासपोर्ट होते हैं सबसे बेस्ट पासपोर्ट कहाँ का है, ये आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करती है हेनले के द्वारा।
तो यहाँ पर देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में यहाँ पर शीर्ष स्थान है आपके जापान का, अर्थात जो जापान का आपका पासपोर्ट है सबसे बेस्ट पासपोर्ट घोषित किया गया है। और वहीं पर न्यूनतम आपके अफगानिस्तान का है, और जो आपका यहाँ पर भारत है तो भारत के स्थान है कितना, तो 84वें नंबर के स्थान है 2022 में। और 2021 में जो रहा था वो कितना, तो आपके 90 नंबर का रहा था। तो इसमें अफगानिस्तान बिल्कुल बेकार में है ना, भारत का 84वां है और नंबर 1 में है आपका जापान। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में यहाँ पर देखिएगा कि शीर्ष क्रम स्थान में आपका देखिए डेनमार्क आपका मतलब कह सकते हैं कि 1 2 3 क्रम पर कोई देश नहीं बन सका है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट डिजिट होते हैं, उनमें से कोई स्थान नहीं बना है, लेकिन चौथा आपका डेनमार्क का है, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जो आपका है तो भाई अफगानिस्तान के पड़ोसी कजाकिस्तान हो गए तो न्यूनतम में है, लेकिन भारत के स्थान 10वां है, ठीक है। आतंकवाद में देखा जाए तो आतंकवाद में अफगानिस्तान देखिए नंबर 1 में है ना, आतंकवाद जो आपका है नंबर 1 में आतंकवाद है। और भारत का जो स्थान है आतंकवाद में वो आपका 12वां स्थान है, कितना है, 12वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ना, देखो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक था, लेकिन ये है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें से जो आपके शीर्ष स्थान है आर्थिक में तो आपका पहला स्थान सिंगापुर का है, और वहीं पर भारत के स्थान है 131, कितना है भाई, 131वां है। और इतना ही आपका यहाँ पर आज की क्लास में था भाई। आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर कराया है, हर एक प्रकार का कवर करा दिया है, और जिन्हें पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं, जो भी एग्जाम पास में लगे वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। और ऐसे एक बार और देख लीजिएगा, उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि सबको वीडियो पसंद आया है।